विद्यार्थियों, अभी तक मेरे द्वारा 9th वीडियो लेक्चर कंप्लीट किए जा चुके हैं। आज मेरे द्वारा 10th वीडियो लेक्चर रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट जनरल प्रिंसिपल रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट पर प्रिपेयर किया जाना है, जिसमें आज का मेरा कंसेप्ट है व्हाट इज द लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसीडरेशन, यानी विधिपूर्ण उद्देश्य और विधिपूर्ण प्रतिफल किसे कहते हैं। इस बात पर हम चर्चा करेंगे और उसे समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसीडरेशन। आप विधिपूर्ण उद्देश्य और प्रतिफल से क्या समझते हैं। डिफाइन द अनलॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसीडरेशन। एक और हमें ये समझाना है कि विधिपूर्ण उद्देश्य और प्रतिफल किसे कहते हैं, और दूसरी ओर हमें यह भी बताना है कि अनलॉफुल ऑब्जेक्ट और प्रतिफल किसे कहेंगे हम। नंबर फर्स्ट, डेफिनेशन ऑफ लॉफुल ऑब्जेक्ट। व्हाट इज द मीन्स अबाउट टू लॉफुल ऑब्जेक्ट। लॉफुल ऑब्जेक्ट हम किसे कहेंगे, इससे क्या तात्पर्य है। तो ध्यान रहे विद्यार्थियों, लॉफुल ऑब्जेक्ट से तात्पर्य है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच या दो पक्षकारों के बीच जब भी कोई एग्रीमेंट यानी कि करार होता है, तो उस करार का जो उद्देश्य है वो लॉफुल होना चाहिए। अब बात आती है कि उद्देश्य किसे कहते हैं। चलिए मैं बता देता हूं। दो उदाहरण मुझे देना होंगे जिससे आप समझ जाएंगे। नंबर एक, ए द्वारा यह कहना कि मैं अपना सेल फोन 1000 रुपए में सेल करना चाहता हूं, क्या आप लेने को तैयार हो। बी ने एक्सेप्टेंस दे दी, 1000 रुपए दे दिए जो कंसीडरेशन है, और इस एग्रीमेंट को करने का ऑब्जेक्ट क्या है, उसे अपना सेल फोन बेचना है और उसके पास कोई सेल फोन है नहीं, इसलिए उसने खरीद लिया। इट इज ए लीगल एग्रीमेंट, क्योंकि अगर आप दोनों में से कोई भी एक व्यक्ति बेईमानी करता है तो दूसरा व्यक्ति न्यायालय में जाकर रेमेडीज ले लेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि वो पार्ट परफॉर्मेंस कराने के लिए आपको बाध्य कर देगा। आई मीन टू से एग्रीमेंट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। लेकिन अगर इसकी जगह कोई दूसरा करार होता जो मैं बताता हूं, ये अगर ये कहता कि मैं अपनी गन जिसका लाइसेंस मेरे पास नहीं है 10,000 रुपए में सेल करना चाहता हूं, क्या आप लेने को तैयार हो। बी ने एक्सेप्टेंस दे दी, 5,000 रुपए दे दिए और 5 नहीं दिए अभी। ठीक जिस दिन बी ने 5,000 रुपए दिए, ए ने गन देने से मना कर दी। अब बी का कहना है कि जो 5,000 मेरा एडवांस गया है वो वापस मिल जाए। क्या बी ए के खिलाफ कोर्ट में जाकर रेमेडीज प्राप्त कर सकता है? नहीं, क्योंकि जैसे ही बी कोर्ट में जाकर ये कहेगा कि मैं इनसे इलीगल गन खरीद रहा था, तो न्यायालय क्या कहेगा, वो भी अपराधी है और आप भी अपराधी हो। तो ध्यान रहे विद्यार्थियों, किसी भी करार को, संविदा को या कार्य को करने के संबंध में दो लोगों के बीच में जब कोई एग्रीमेंट होता है और एग्रीमेंट में अगर कोई एक व्यक्ति पार्ट परफॉर्मेंस नहीं करता है और उसकी शिकायत हम किसी थाने या न्यायालय में नहीं कर सकते हैं, यानी रेमेडीज उपचार प्राप्त करने नहीं जा सकते हैं, आई मीन टू से इट इज ए रॉन्गफुल ऑब्जेक्ट। ठीक, तो डेफिनेशन ऑफ लॉफुल ऑब्जेक्ट से तात्पर्य है कोई ऐसा उद्देश्य जिसके संबंध में हम न्यायालय या थाने कचहरी में जाकर न्याय प्राप्त कर सकते हैं। डेफिनेशन ऑफ लॉफुल कंसीडरेशन। लॉफुल कंसीडरेशन से तात्पर्य भी कुछ मिलता जुलता है। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु हम किसी को सेल कर रहे हैं, किताब जिसकी कीमत 100 रुपया है, तो अगर हम उसे 100 रुपए में सेल करते हैं और बदले में 100 रुपए लेते हैं, इट इज ए लीगल कंसीडरेशन। लेकिन 100 रुपए की किताब हमने किसी को बेवकूफ बनाकर 200 रुपए में सेल कर दी, इट इज ए इलीगल। ध्यान रहे, अगर हम ज्यादा पारितोषिक ले लेते हैं तो ये इलीगल कहलाएगा। अनलॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसीडरेशन। किन कंडीशन में, मोस्टली किन कंडीशन में अनलॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसीडरेशन माना जाएगा, देखिए। फॉरबिडन बाय लॉ, यानी विधि द्वारा निषिद्ध,
डिफीट्स द प्रोविजन ऑफ लॉ, विधि के प्रावधानों को विफल करना। फ्रॉडुलेंट, कपटपूर्ण। इंजुअर टू पर्सन और प्रॉपर्टी, किसी व्यक्ति के शरीर या संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के संबंध में। अगेंस्ट टू पब्लिक पॉलिसी और मोरलिटी, लोक नीति और नैतिकता के विरुद्ध हो, यानी विधि द्वारा निषिद्ध हो, विधि के प्रावधानों को विफल करता हो, कपटपूर्ण हो, किसी के शरीर या संपत्ति को नुकसान पहुंचाता हो, या लोक नीति और नैतिकता के विरुद्ध हो। इन पांचों आधार पर अगर हमने किसी भी ऑब्जेक्ट या कंसीडरेशन द्वारा इन पांचों आधार पर कोई भी तकलीफ पैदा होती है, इनमें से किसी भी एक नियम का उल्लंघन होता है, तो ये माना जाएगा कि आपके द्वारा डिसाइड किया गया ऑब्जेक्ट या कंसीडरेशन लॉफुल न होकर अनलॉफुल है। नंबर फर्स्ट, फॉरबिडन बाय लॉ। अगर आपके द्वारा डिसाइड किया गया ऑब्जेक्ट या प्रतिफल यानी कि जो करार किया गया है वो विधि द्वारा निषिद्ध है। विधि द्वारा निषिद्ध होने से तात्पर्य, क्या एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को मारने के संबंध में प्रतिफल दे और बदले में करार कर ले? ऐसा हो सकता है कि मैं आपको 2 लाख रुपए दूंगा, आप उस व्यक्ति को जान से मार देना। इट इज ए अनलॉफुल ऑब्जेक्ट एंड अनलॉफुल कंसीडरेशन, डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ। अगर 2 लोगों के बीच में कोई ऐसी संविदा होती है जिस संविदा में दोनों पक्षकारों द्वारा पार्ट परफॉर्मेंस करने से किसी विधि द्वारा उसके प्रावधान निरस्त हो जाते हैं या उनके प्रावधानों का उपयोग ही नहीं रहेगा, कुछ मतलब ही नहीं निकलेगा, तो ऐसा ऑब्जेक्ट या कंसीडरेशन लॉफुल न होकर अनलॉफुल माना जाएगा। थर्ड, फ्रॉडुलेंट। अगर 2 पक्षकारों के बीच में दोनों ने एक दूसरे के साथ या किसी एक ने किसी दूसरे के साथ कपटपूर्ण कोई कार्य किया है, तो ऐसी स्थिति में भी आपका ऑब्जेक्ट एंड कंसीडरेशन अनलॉफुल कहलाएगा। इंजुअर टू पर्सन और प्रॉपर्टी। अगर एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर या उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई करार या संविदा करता है, तो ऐसे करार या संविदा में उसका ऑब्जेक्ट और कंसीडरेशन अनलॉफुल माना जाएगा। अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी और मोरलिटी, लोक नीति और नैतिकता के खिलाफ नहीं होना चाहिए कोई एग्रीमेंट। लोक नीति यानी कि उदाहरण के तौर पर मैं बता देता हूं, जब किसी व्यक्ति का विवाह होता है और वो बारात लेकर वधू के परिवार में जाता है और विवाह करके वापस लौटता है, तो जाहिर सी बात है वो वधू जीवन भर किसके साथ रहेगी? उस व्यक्ति के साथ रहेगी जो व्यक्ति विवाह करने गया था। हम घर वापस लौटकर अगर ये कहते हैं कि विवाह तो इस लड़के के साथ हुआ था और आपको इस लड़के के साथ रहना है, इट इज अगेंस्ट टू पब्लिक पॉलिसी, लोक नीति के विरुद्ध है। लोक नीति ये कहती है कि जिस व्यक्ति के साथ विवाह हुआ है हम उसके साथ रहेंगे, न कि किसी अन्य के साथ। अगेंस्ट टू मोरलिटी, नैतिकता के खिलाफ। कई सारे काम ऐसे होते हैं जिन्हें हम छिपकर करते हैं, पब्लिकली नहीं। तो क्या हर कार्य हम पब्लिकली कर सकते हैं, सरेआम कर सकते हैं? नहीं। इसी को हम कहेंगे अगेंस्ट टू मोरलिटी, नैतिकता के खिलाफ। विद्यार्थियों, आज का मेरा वीडियो लेक्चर यही समाप्त होता है। आगे भी आपको मेरे वीडियो लेक्चर मिलते रहेंगे। धन्यवाद।